हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आइए 10 अगस्त के करंट अफेयर्स में देख लेते हैं कि आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन से हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, वित्तीय घाटे और जांच के बीच बोइंग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बोइंग आपको पता है एयरलाइंस कंपनी है, ठीक है। इसके अभी सीईओ नियुक्त हुए हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए रॉबर्ट कैली, बी उर्सुला वॉन डिर लेयन, या सी जॉर्जेस एलहेरी, या डी मोनोलो मार्कोस। तो इसका सही उत्तर ध्यान किया ए रॉबर्ट कैली को अभी हाल ही में इस पद पे नियुक्त किया गया है। तो वहीं बोइंग एक तरह से जहां फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही, उसके साथ साथ अभी अभी हाल ही में इसके सीईओ को ध्यान रखिएगा चेंज किया गया। प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आइए हाल ही फिलहाल में जितने भी अभी नियुक्तियां हुई उन सबको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जॉर्जेस एलहेरी को ना एचएसबीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया अभी हाल ही में। उर्सुला वॉन डेन को 2024 और 29 इन 3 सालों के लिए ना अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है, ठीक है। वहीं विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सैनिक को चुना गया है। सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल का नया सीएमडी नियुक्त किया है। वहीं कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सुमंत सिन्हा को सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का अस्थायी नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो क्या है, अध्यक्ष भी नियुक्त किया है। वही सुमन कुमारी को बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर नियुक्त किया गया है। अभी उत्तराखंड में यह प्रश्न आया था जब उत्तराखंड पीसीएस हो रहा था। वही अगला है कि अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एएम खानविलकर को लोकपाल अध्यक्ष बनाया गया है। प्रश्न आ जाता है ये लोकपाल पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लोकपाल इस पे। वही इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल। अच्छा, बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। कब इसकी स्थापना हुई थी, सारी वीडियो मैंने बना रखी, इसको देख लीजिएगा। वहीं रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ बनाया गया है। अनिल कुमार लाहौटी को ट्राई का हेड बनाया गया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेड बनाया गया। वहीं नवाब सालम को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सिंधु गढ़पति को दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस महिला टीटी बनाई गई है। वहीं राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग, ये मतलब जानेंगे, इसके अभी नेशनल कमीशन जो है अभी मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं बीएल गंगाधर। वहीं मनला मार्कोस, ये भारत की जो फुटबॉल टीम है ना, उसके ये हेड कोच बने अभी हाल ही में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक्स 2024 की भाला फेंक इस प्रथा में स्वर्ण पदक किसने जीता? अभी आपको पता है जैवलिन थ्रो हुआ था जिसमें नीरज चोपड़ा ने भारत को रिप्रेजेंट किया था, है ना। अभी उसमें बताइए गोल्ड मेडल किसने जीता है? ए सरबजोत सिंह, बी स्वप्निल कुसाल, या सी अरशद नदीम, या डी नीरज चोपड़ा। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, सी पाकिस्तान के अरशद नदीम ने अभी ये गोल्ड मेडल जीता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिल्वर मेडल। वहीं इसके साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि अरशद नदीम ने ना 92.97 के साथ ओलंपिक्स का नया रिकॉर्ड खड़ा कर दिया है, ठीक है। वहीं सरबजोत सिंह और स्वप्निल कुशाल, इन्होंने पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए जीते हैं। साथ में आइए ओलंपिक्स के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। बार बार मैं आपको रिवाइज करवाता रहूंगा जब तक आपके दिमाग में बैठ नहीं जाती चीजें। तो आपको ध्यान रखना है, ये है नदीम जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था इन्होंने इसमें। वहीं अगर आप बात करें कि भारत ने ओलंपिक्स 2024 के ना हॉकी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था, आपको पता है ना कि अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक्स में हॉकी इवेंट में। वहीं स्वप्निल कुसाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसमें? 50 मीटर की राइफल प्रतियोगिता में। सरबजोत सिंह ने 2 मेडल जीते हैं ब्रॉन्ज, ये ध्यान रखने का, ठीक है, सेकंड मेडल ब्रॉन्ज जीता था इंडिया के लिए पेरिस ओलंपिक्स में। वहीं ऐसे कौन सा प्रश्न आ सकता है, ऐसी कौन सी एथलीट थी या शूटर थी जिसने 2 मेडल जीते हैं भारत के लिए? तो ध्यान रखिए, मनु भाकर हैं जिन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं भारत के लिए 10 मीटर पिस्टल में, ठीक है। एक तो ये सिंगल इवेंट था और एक ज्वाइंट इवेंट था। वहीं बिल्किश मीर को ना फर्स्ट इंडियन बनाया गया है, कहां का? तो इनको ज्यूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय हैं, ठीक है। अभिनव बिंद्रा को 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए टॉर्च बेरर बनाया गया है। वहीं पेरिस ओलंपिक्स में भारत की महिला ध्वजवाहक पीवी सिंधु हैं। पेरिस ओलंपिक्स में पुरुष ध्वजवाहक शरद कमल को बनाया गया है। थॉमस बाग को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति पेरिस ओलंपिक्स में अध्यक्ष बनाया गया है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 का मस्कट क्या है? ओलंपिक फ्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवच 4.0 क्या है, जो हाल ही में खबरों में देखा गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अभी आपको पता है ना कि ये जो ऐसे प्रश्न होते हैं ना, समाचारों में होते हैं, ये प्रश्न आते जरूर हैं, ठीक है, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे एसएससी का, और यूपी पीसीएस में तो खासकर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ए न्यू सैटेलाइट है,
ये बी एआई टूल है, ये सी सेफ्टी डिवाइस है, ये डी कोई वेपन है। इसका सही उत्तर है सी, ये ट्रेनों में सेफ्टी डिवाइस लगाया गया है। ठीक है, ट्रेन में सेफ्टी डिवाइस आपने देखा होगा कितने सारे अभी ट्रेन में हादसे हुए हैं। ठीक है, तो उस कहीं ना कहीं जो आपदा है उसको कम करने के लिए जो डिजास्टर्स हो रहे हैं ना, ये मैन मेड डिजास्टर है पहली चीज, तो इसको कम करने के लिए कवच एक तरह का सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि ट्रेन के इंजन में लग जाता है, जिससे ऑटोमेटिक ब्रेक्स लगते हैं। क्या होते हैं? ऑटोमेटिक ब्रेक्स लगेंगे। साथ में इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ साथ हॉन्किंग भी होती है, हॉर्न भी ऑटोमेटिक होंगे। ठीक है, आइए इसके साथ साथ जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को देख लेते हैं। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने इस साल 20,000 इंजनों में स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली जिसको कवच 4.0 कहा गया तैनाती करने की तेजी से लागू कर रही है ताकि भविष्य के एक्सीडेंट को रोका जा सके। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, ये आपको पता ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा संस्करण कब शुरू होगा? ए 10 अगस्त, बी 9 अगस्त, सी 12 अगस्त या डी 15 अगस्त। तो आपको पता है इस साल हम 78वां अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है ना। साथ में इसके साथ मैं बता दूं कि हर घर तिरंगा अभियान 9 अगस्त से शुरू होगा और कब तक चलेगा? 15 अगस्त तक। इस दिन क्या करना है, अपने छतों पे लोग तिरंगा फहराएंगे और उसके साथ सेल्फी खींच के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की साइट पे डालेंगे। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट बात करें तो स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान का यह तीसरा संस्करण था जो कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। साथ में इसका उद्देश्य क्या है कि देशभक्ति और राष्ट्र गौरव को बढ़ाना, साथ में देश प्रेम लोगों के बीच में जागरूक करना। वही केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री, देखो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता, कई बार ये प्रश्न पूछ लिया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज्म। ठीक है, यह ध्यान रखें कौन है, तो देवेंद्र सिंह शेखावत, ये आपको ध्यान रखना है। 2022 में ना पहली बार इसको लागू किया गया था, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था। उसके बाद से लगातार इसे संस्करण को किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ ने भारत के किस राज्य के साथ स्तनपान में पिता की शामिलता करने के लिए भागीदारी की है? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश या डी वेस्ट बंगाल। तो ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर है डी वेस्ट बंगाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल सरकार ने अभी ये फैसला लिया है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके जो पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की राजधानी कलकत्ता ने नई दिल्ली स्थानांतरित हो गई 1911 में। वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। मुख्यमंत्री यहाँ की कौन है? ममता बनर्जी। यहाँ चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी पहले राज्यपाल बने थे। वहीं 22 लोकसभा सीटें हैं और 16 राज्यसभा सीटें हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा कहां कहां से लगती है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से। और राज्य सीमाएं हैं आपकी उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से। पश्चिम बंगाल के राज्य वृक्ष हैं चाटिम वृक्ष और पश्चिम बंगाल राज्य जो पक्षी है वो सफेद गले वाले किंगफिशर है। वहीं स्वर्ण रेखा नदी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच एक सीमा बनाती है। यह प्रश्न कई बार ही पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है क्यों ये मैंने आपको वेस्ट बंगाल यहाँ पे रिवाइज कराया, यहां से प्रश्न आते हैं। दूसरा देखो मिल्क फीडिंग है, ये जरूरी नहीं है कि महिलाएं ही इसमें अपना योगदान दे। पुरुष कैसे योगदान दे सकता है इसमें? देखिए इसमें पुरुष इस प्रकार भी योगदान दे सकता है मिल्क फीडिंग में, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हो ना, आप प्रोटेक्शन उसको दे। दूसरी चीज कई कई महिलाओं को दूध नहीं बनता है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मार्केट से दूध निर्भर, जो बच्चा निर्भर इस दूध पे, वो आपको प्रोवाइड करवाना माँ को। ठीक है, ये बस यही जिम्मेदारियां हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए कैमेल मदूरी या बी अहमद हाशमी या सी कैसी सैयद या डी मोहम्मद यूनुस। तो आपको पता है ना अभी हाल ही में कैमल मदूरी को इस पे नियुक्त किया गया है। अच्छा साथ में ध्यान रखिए यहाँ के जो राष्ट्रपति है ना काइस सईदी, इन्होंने अहमद हाशमी को हटा के, अभी हाल ही में इनको हटा के ये प्रधानमंत्री थे, इसके जगह कैमल मदूरी को नियुक्त किया गया है। साथ में मोहम्मद यूनुस की बात करें तो ये बांग्लादेश के अभी जो गवर्नमेंट है ना उसके संरक्षक अभी बनाए गए, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि बांग्लादेश में आपको पता है अभी सरकार वहां पे क्या हुआ, मिलिट्री कू हो गया। मिलिट्री कू क्या होता है कि वहां की जो सेना थी ना उसका शासन आ गया पूरी तरह। वहां की जो शेख हसीना थी लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, वो वहां से भाग गई। ठीक है, भाग कहां शरण ली? भारत में, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी पीएम और प्रेसिडेंट अभी नियुक्त हुए उन सबको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये ट्यूनीशिया का मैप है, ये ध्यान रखिएगा। ये रहा ट्यूनीशिया, पूछ लिया था कई बार अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है,
तो आपको ध्यान होना चाहिए ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेज़ेश्कियान, पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान के पीएम बने हैं शहनाज शरीफ, और कजाकिस्तान के पीएम बने हैं उल्जाज बेक्टनोव, यमन के पीएम बने हैं अहमद अवद बीन। ईरान के राष्ट्रपति याद है जब रईसी का निधन हुआ था हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो मोहम्मद मुखबर बनाए गए थे, ये प्रश्न आ सकता है। फिलिस्तीन के नए पीएम कौन है? मोहम्मद मुस्तफा। तो ताइवान के राष्ट्रपति हैं लाई चिंगते। सिंगापुर के नए पीएम बने हैं लॉरेंस वेंग। इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं प्रबोतो सुबियांतो। वहीं इसके साथ साथ ये ध्यान रखें नए प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम के सर कीर स्टारर। आइसलैंड के पीएम बने हैं बेनर्जी बेनेडिक्सन। फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक राष्ट्रपति हैं गैब्रियल अटल। फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर स्टब। पोर्चुगल के पीएम बने हैं लुई मोंटेनेग्रो। आयरलैंड के नए पीएम बने हैं साइमन हैरिस। हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं तामस सुल्या। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति हैं पीटर पेलेग्रिनी। मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हर साल नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? ए 11 अगस्त, बी 9 अगस्त, या सी 10 अगस्त, या डी 12 अगस्त? इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा, बी 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है और 11 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन ही आपको पता होना चाहिए यूएसए ने एटम बम, ठीक है, इससे अटैक किया था इन दो जापान के शहरों पे, ठीक है। और 1945 में इसी अटैक के बाद दूसरा जो वर्ल्ड वार था ना, वो खत्म हो जाता है। वहीं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें तो आपको यह ध्यान रखना है कि नागासाकी दिवस प्रत्येक 9 अगस्त को मनाया जाता है। जो 1945 में परमाणु बम, उसका नाम क्या था? फैटमैन। ये तारीख को चिन्हित किया है। वो इसका थीम क्या है इस बार 2024 का? तो हिबाकुशा के साथ मिलकर आइए हम मानव जाति और हमारे ग्रह के भविष्य के लिए एक परमाणु हथियार मुक्त, शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया प्राप्त करें। यह ध्यान रखना है आपको। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन 15 अगस्त 2024 को अपना 55वां स्थापना दिवस मनाने के लिए तैयार है? ए इसरो, बी आरबीआई, सी सेबी, या डी नीति आयोग? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है ए इसरो। इसरो को 55 साल हो गए आज, ठीक है। 15 अगस्त को 55 साल पूरे हो जाएंगे और अपना 55वीं वर्षगांठ मनाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका जो हेड ऑफिस है ना, बेंगलुरु कर्नाटका में है। अध्यक्ष इसके एस सोमनाथ है। इस तिथि को चिन्हित करने के लिए ईओएस उपग्रह 15 अगस्त 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न आता है ईओएस 08 उपग्रह कब लॉन्च हुआ, तो आपको ध्यान रखना 15 अगस्त 2014 को। कहां से हुआ? श्रीहरिकोटा से। और पूछा जाएगा कि सम टाइम सीन इन न्यू, क्या है ये? तो सैटेलाइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पोर्टल किसने लॉन्च किया? ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, या डी कर्नाटका? इसका सही उत्तर है सी, झारखंड सरकार ने यह अभी हाल ही में लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति की निगरानी के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्य भर में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और सेवाओं को बढ़ाना है। अच्छा, यहाँ के राज्यपाल कौन है झारखंड के? संतोष गंगवार। राज्य पक्षी है कोयल और राजकीय पुष्प है पलाश। राजकीय पशु है भारतीय एलिफान। ये ध्यान रखिए। ये झारखंड का मैच अगर पूछा जाए तो मैप में इसकी कैपिटल ध्यान रखिएगा रांची है, और छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इनसे इसकी बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और सुवर्णरेखा एक वो नदी है जो वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में बाउंड्री बनाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामेट्रिक बीमा समाधान DRTPS को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको मार्क कर लीजिएगा। ए असम, बी मणिपुर, सी मिजोरम, या डी नागालैंड? इससे आपको ये पता चल गया होगा कि नॉर्थ ईस्ट का ही राज्य है, ठीक है। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा डी, नागालैंड सरकार ने भी हाल ही में यह लागू किया है। इसके अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो नागालैंड सरकार ने आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामेट्रिक बीमा समाधान को लागू करने के लिए SBI, अगर पूछा जाए किसके साथ, तो SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे नागालैंड के इस तरह के उपाय अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। वहीं DRTPS का उद्देश्य क्या है? तो इसकी उद्देश्य है महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को सुरक्षा करना और बाढ़, सूखे और कीचड़ से धंसने होती, जैसे ना भूस्खलन आता है, उन सबको भी रोकने के लिए आर्थिक नुकसान को कम करना
और सरकार जलवायु परिवर्तन से संबंधित चरम मौसम की घटनाओं से बढ़ते जोखिम को संबोधित करते हुए 3 साल के लिए बीमा प्रीमियम को कवर करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। और सीएम कौन है? नेफिड रियो। ये आपको ध्यान रखना है। अगर अब इसका मैप देखें ना, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर और हो जाएंगी। क्यों मैप जरूरी है? क्योंकि यहां से प्रश्न आते हैं। अगर पूछा गया क्या कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा टच करती है, तो हाँ, नागालैंड किसको टच करती है? तो ये है आपका आंसर, म्यांमार को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वही अगर पूछा जाए कितने राज्यों को टच करती है, तो इधर से आंध्र प्रदेश, इधर से आसाम और इधर से मणिपुर। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आइए, इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे 11 तारीख को। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।